आपकी बार 10 दिन में बेड़ा पार। का दिन कौन सा है? आज 7वां दिन है और आज अपना उद्देश्य रहेगा कि स्टार्टिंग से अपन शुरू करें, है ना। तो अपन अध्याय 1 करते हैं। तो अध्याय 1 में देखो आईएमपी चीजें कौन सी है, पहले अपन उसके बारे में बात करते हैं। कई बार रिवीजन हो चुका है, पर ये क्लासों में अपन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो प्रश्न आते हैं उन पर फोकस रहेगा, उन बिंदुओं पे रहेगा जो वेरी वेरी मोस्ट है। तो जैसे कि पार्ट 1 में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फोकस है। तो पार्ट 1 का नाम क्या है, अध्याय का नाम क्या बताओ? वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्याएं। तो बताओ वास्तविक संख्या क्या होती है? तो जितनी भी परिमेय, सुन लेना, जितनी भी परिमेय और क्या, दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है, परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बताओ परिमेय संख्याएं क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनको अपन काय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। और जिसको P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे कहते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव अपरिमेय संख्या कैसी होती है भाई? तो √2, √3, √5, √6, √7, √8। तो ऐसी संख्या है जिनका जोड़ा बाहर नहीं निकल पाए तो रूढ़ में रहती है, वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं हमारी कहलाती है। आगे बात समझ में? तो एक ऑब्जेक्टिव आ गया, √2 है, परिमेय की अपरिमेय, तो क्या लिखोगे? अपरिमेय लिखोगे। अब परिमेय संख्याओं में क्या रहता है? वास्तविक संख्याओं में जो परिमेय संख्या रहती है उनमें उसमें भाग होते हैं। तो उसमें पहला भाग क्या याद रखना आपको? प्राकृत पूर्ण, है ना, ये पूर्णांक। और हम इधर से इधर जाएंगे तो, और उधर से इधर आएंगे तो ये हो जाएगा असत्य, है ना। अभी मैंने एक ऑब्जेक्टिव कहा था √2 वास्तविक संख्या है, √2 वास्तविक संख्या है, सत्य सत्य सत्य। गाड़ी इधर से, √2 क्या है? अपरिमेय। तो √2 क्या है? वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही बात है। पर यूं आ जाए पेपर में, क्या आ जाए कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है तो असत्य हो जाएगा। ओके, इधर से इधर आएंगे तो बात क्या होगी? सत्य। उधर से इधर आएंगे तो बात क्या होगी? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक संख्या होती है। लेकिन बात होगी कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं पूर्णांक होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होगी? असत्य। तो एक यहां से अपना प्रश्न हमारा बन जाता है। ऑब्जेक्टिव अपने को याद रखना है, कोड वर्ड क्या रखना है? याद है ना, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक। तो आपको क्या है, सारे जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसमें कुछ भी कंफ्यूजन हमारा नहीं रहेगा। आगे बात समझ में? अब यहां से पहला प्रश्न तो यहां से बन गया कि ये ऑब्जेक्टिव अपना कहां से बन जाएगा? यहां से बन जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव कहां से बनता है? मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं कि परिमेय और एक क्या है? अपरिमेय। 4 संक्रियाएं हैं, कौन कौन सी? प्लस, माइनस, गुणा और, है ना, बराबर क्या होता है? बराबर होता है अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का प्लस को कहते हैं योग। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का घटाव या व्ययकलन क्या होता है? गुणन। और भाग को कहते क्या है? विभाजन। तो इनका भी क्या है? अपरिमेय। लेकिन इन दोनों में, ये जब दोनों आएंगे ना ये, तो वहां पे एक शब्द और आएगा, क्या? शून्यत्तर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। शून्य को छोड़कर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणन क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो आगे बात समझ में? तो यहां से दिमाग रखना, अगर सवाल आ गया अपना बताओ 5 √2 परिमेय है क्या अपरिमेय?
पांच क्या है? परिमेय। रूट दो क्या है? इनका बीच में कुछ भी चिन्ह मतलब गुणा का, तो एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणन क्या होता है? अपरिमेय। तो 5 रूट 2 भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। सवाल आ गया जी, बताओ 4 प्लस रूट 3 क्या है? बताओ परिमेय क्या अपरिमेय? तो ये भी अपरिमेय। क्यों? क्योंकि 4 क्या है? परिमेय, और रूट 3 क्या है? एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का बीच में क्या हो रहा है? प्लस, और प्लस को कहते हैं क्या है? योग। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। आगे बात समझ में? तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा यहां से इस प्रकार से बन सकता है। तो मोस्ट प्रश्न करने से पहले एक प्रमेय होती है इसमें, वो प्रमेय होती है अंक गणित की, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या होती है बताओ? तो प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे कि मैंने लिखा, मान लो कि अपन ने कुछ भी संख्या लिख दी, मान लो लिख दिया मैंने 15 लिखा, तो 15 को तोड़ेगा कैसे? अभाज्य संख्या से। 2 से कटता है क्या? 2 से? 2 अभाज्य संख्या, 2 से नहीं कटता, 3 से कटता है। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो ये 15 को तोड़ा अपन ने तो क्या होगा? 3 गुणा 5। तो प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य मतलब क्या होती है बताओ? भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे। अब 15 कैसे कट रही है? 15 से कट रही है, 1 से कट रही है, 3 से कट रही है, 5 से विभाजित हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ये भाज्य हो जाएगी। और अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो केवल 2 संख्याओं से कटती है। 2 कौन सी? एक तो 1 और एक खुद, उसे कहते हैं अभाज्य। तो ये भाज्य संख्या है, इसको तोड़ा अपन ने तो क्या आया? 3 गुणा 5। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और उसका क्रम अद्वितीय उसमें लिखा है तो वो भी लिख देना। ओके, तो यहां से ध्यान देना, 2 चीजें आती है, एक होता है भाज्य क्या होता है और एक अभाज्य क्या होता है। तो भाज्य किसे कहेंगे? वो संख्या जो कितनी संख्याओं से? 2 से अधिक संख्याओं से कटे, वो कहलाती है भाज्य। और जो संख्या केवल 2 संख्या है, कौन कौन सी? एक तो खुद और एक 1 से कटती है, उसे कहते हैं अभाज्य। तो एक प्रश्न अपना पेपर 1.1 में सवाल नंबर 6, क्या सवाल है देखिए? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और यह सिद्ध करना है कि ये क्या है? ये भाज्य है। बताओ भाज्य है और क्यों है बताना। उसमें 2 सवाल है एक ही में। तो मैं इधर वाला मैं कर रहा हूं, वो वाला आपको करना है। कैसे करोगे ध्यान देना। अब मान लीजिए कमरा है ना? अब ये कमरा है, तो इस अपने बोले कितने कमरे अपने पास? एक कमरा है। अगर यहाँ ये जो पार्टीशन है, ये जो पिलर लगा हुआ है, अगर यहाँ पे दीवार कर दे अपन, तो बताओ कितने कमरे हो जाएंगे? वाह यार, 4 कमरे हो जाएंगे। अगर यहाँ पार्टीशन कर देते हैं अपन, तो कितने कमरे हो जाएंगे? 2। एक कमरा इधर हो जाएगा, एक कमरा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे 2 एक पिलर की जगह यहाँ पे 2 पिलर होते हैं, तो 2 दीवार कर देता, कितने कमरे? तो यहाँ पे पिलर जो रहता है, दीवार जो रहती है, वो क्या करती है? पार्टीशन करती है। अब यहाँ प्लस और माइनस क्या क्या? एक प्लस और एक माइनस क्या करते हैं? पार्टीशन करते हैं। तो बताओ ये जो अपने पास संख्या दिख रही है, तो इसमें पार्टीशन कौन कर रहा है? प्लस और माइनस कर। प्लस कहाँ है? तो एक कमरा इधर वाला हो गया ना, एक कमरा, तो कितने कमरे हो गए? 2। अब इन दोनों कमरों में जो 2 ही में दिखे उसको भगा दो। अब 13 जो है, 13 के गुणा में ये 13 बोल रहा है क्या? कितने लोग हैं भैया? तो 7 है, 11 है, 13 है। ये प्लस इस कमरे में आए कि कौन है भैया? कि 13 है। 13 साथ में कौन है? हमने कहा कि दोनों में कौन है भैया? तो 13 बाहर निकल 13, तो क्या बचा? 7 गुणा 11 प्लस 13 बाहर गया, तो ये लिखेंगे 13 गुणा, तो ये हो जाएगा 11 7 77 हो जाएगा, प्लस तो हो जाएगा 13 गुनी 77 और क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? लिखेंगे चूंकि यह संख्या, अब देखो 2 तो खुद ये हो गई, 13 से भी कट रही है, 78 से भी कट रही है, 2 तो ये हो गई। उसके बाद में 1 से भी कटेगी और खुद से भी कटेगी, तो लिखेंगे चूंकि यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, अतः यह क्या होगी? यह भाज्य संख्या होगी। जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से करती है
वो भाज्य संख्या होगी। ओके, जैसे कि एक प्रश्न और मैं मेरे मन से दे रहा हूं, जैसे मान लो आया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 4, बताओ ये भाज्य क्या भाज्य सिद्ध करो। तो क्या कितने कमरे इसमें? 2 कमरे, एक कमरा ये ने एक कमरा ये। इस कमरे में कितने लोग हैं? दो उठाओ दे दो। इस कमरे में कितने लोग हैं? 3। इस कमरे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे गुणा में इन दोनों में से अपन ने कहा कौन दिख रहा दोनों में? 4 को बाहर निकालो, क्या बचेगा? और प्लस का ये 4 बाहर गया, क्या बचेगा? तो 4 गुणी 3 दूना, तो 4 गुणा 7। तो अपन लिखेंगे चूंकि यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है अतः यह भाज्य संख्या होगी। तो ये मोस्ट टाइम प्रश्न है। सवाल नंबर 5वां है कि वो सवाल क्या है कि जांच कीजिए कि 6 की घात n है ना, क्या अंक 0 पर समाप्त होती है, उसकी जांच करना है। एक सवाल है 6 की घात n वाला, एक उदाहरण में सवाल है 4 की घात n वाला। ये दोनों सवाल जो है अपने को करना है। तो कैसे करोगे भाई, ध्यान देना। जैसे मान लिया जाए 6 की घात n वाला सवाल आया और आपसे क्या बोला जाए कि बताइए कि ये अंक 0 पे समाप्त होता है, तो क्या करोगे? सबसे पहला काम 6 को तोड़ लो आप। 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो क्या आया हमारा? तोड़ने पर क्या आया अपना? 2 गुणा 3 आया और उसकी घात। अब ये घात n जो है ये 2 की घात भी है और 3 की घात भी है, तो 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो 2 की घात n हो गई गुणा 3 की घात n हो गई। आ गई बात समझ में? अब आप ध्यान देना, ऐसी संख्या मुझे बताओ कोई भी कि जो अंक 0 पे समाप्त होती है, बताइए। नहीं 10 होती है 10। जैसे मान लिया 10 है, अब 10 को तोड़ो आप, तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 20 है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम। तो बताओ इनमें जो ऐसी संख्याएं जो 0 पे समाप्त होती है, जिनके पीछे 0 होता है, तो वो संख्याएं जब कंपलसरी है काय से कटेगी? वो 2 से कटेगी। और ये देखो 3 से कट रही है, पर जरूरी कौन है? 2 और, मतलब उसको 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। तो हम यहां पे बस यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि वह संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होती है अनिवार्य है कि वह 2 एवं 5 दोनों संख्याओं से क्या होनी चाहिए? विभाज्य होनी चाहिए। चुप, परंतु यह संख्या काहे से विभाज्य है? 2 से तो विभाज्य है, परंतु 5 है क्या इसमें? 2 और 5, या 2 मतलब 2 है, 3 की पावर मतलब 3 कुछ है 12 है, तो 2 से विभाज्य है परंतु 5 से। अतः यह संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। सेम सवाल ही आ गया, क्या आ गया? 2 की पावर 4 की पावर n वाला। तो क्या करोगे भाई? 4 को लिखोगे क्या? उसकी घात n। 2 कितनी बार हो गया? 2 बार। तो 2 की घात 2 ने की घात n, तो 2n हो जाएगा। हो गया? अब क्या लिखोगे? वही का वही लाइन, वह संख्या जो अंक 0 पे समाप्त होती है, तो वह संख्या काय से कटनी चाहिए? 2 और 5 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, परंतु यह संख्या 2 से विभाज्य है, 5 से नहीं। तो अरे मान लो ये नहीं आया अपना, जो अभी जो पेपर आ रहा है, तो उसमें मान लो ये 15 की पावर n आ गई। जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले ना, उनको घुमा के सवाल दे देंगे। 15 की घात n आ गई, तो क्या लिखोगे? 15 को लिखना 3 गुणित 5 और उसकी घात, तो 3 की घात भी n और 5 की घात भी। तो क्या सवाल आ जाएगा? प्रश्न क्या लिखोगे यहाँ पे? वह संख्या जो अंक 0 पे समाप्त होती है वह 2 और 5 दोनों से विभाज्य होनी। अब यह संख्या जो है 15 की घात n वाली, तो यह संख्या काय से विभाज्य है? 5 से विभाज्य है, परंतु 2 से नहीं। अतः यह संख्या के आखिरी में क्या आएगा? 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट वाली सवाल जो है अपने को करना है। अब इस चैप्टर का एक और सबसे मोस्ट सवाल है ना, जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसका सबसे मोस्ट सवाल है सवाल नंबर 4।
तो सवाल क्या है हमारा, दे रखा है HCF, और HCF में दे रखा है 306 और 600 इस बराबर दे रखा है 9, और क्या निकालना हमको, LCM हमको याद करना है। अब इसको हल करते हैं अपन। तो हल में देखो भाई, हल में हमें क्या दे रखा है, हमें संख्याएं दे रखी है। तो मैं प लिख रहा हूं, आपको लिखना है पहली संख्या क्या दे रखी है, दूसरा, इसका मतलब होता है दूसरी संख्या दे रखी है क्या, 657, और HCF का मान हमको दे रखा है क्या, 9 दे रखा है, और हमको LCM हमको ज्ञात करना है। सूत्र होता है हमारा LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ओके, ये लगाना है फॉर्मूला। अब यहां देखो LCM हमें नहीं याद है, HCF का मान क्या है हमारा 9 है, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, तो LCM का मान जो रहेगा 306 गुणित 657, ये 9 गुणा में है, तो अगली स्टेप पे क्या चल जाएगा, ये 3 से काटो, 3 3 9, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, और सॉरी 306 ना, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 चौक 12, इनका गुणा अगर होगा तो आएगा हमारा 222338। संख्याएं बदल सकती है पर सवाल इसी प्रकार का आ सकता है। अब अपन एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं, और वो है हमारा 1.2 वाले प्रश्न, जिसमें अपने से पूछा जाएगा क्या कि बताओ सिद्ध करो कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 2 नहीं आएगा, रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, अगर कोई सभी प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना है, ध्यान देना। ये जो गणितज्ञ लोग थे ना, ये हमेशा उल्टा लेके चले। जैसे कि आपसे कोई बोलता ना, कोई बच्चा खेल रहा है, या आपसे कोई कह दे कि बेटा वो तार को हाथ मत लगाना, उस तार में करंट है, तो क्या करना है, बच्चे करते हैं पहले मान लेते हैं, माना कि उसमें करंट, आपसे कोई बोले कि उन तार में करंट है, या मान लो बोर्ड में करंट है, तो क्या करो, सबसे पहले मान लो कि उसमें करंट नहीं है, और 2 बढ़िया कील लो लोहे की, और दोनों कीलों को, तो जो मजे आएंगे आपको, तो उससे क्या मालूम पड़ जाएगा कि उसमें करंट है कि नहीं, मालूम पड़ जाएगा करंट है। तो हमेशा अगर हमें कोई चीज सिद्ध करनी होती है तो क्या करनी पड़ती है, उसके लिए उसको उल्टा मानना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, सिद्ध करना क्या है, रूट 2 क्या है, तो विरोधाभास से हल करते हैं इसको, लिखना चाहिए हमको, विरोधाभास से मानते हैं। माना, क्या माना अपन ने, रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो रूट 2 परिमेय है, मतलब रूट 2 बराबर क्या मान लिया अपन ने, a बटा b। और ये लाइन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सारा खेल ही इस लाइन पर है, जहां a एवं कैसी है, अब सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि a और b दोनों कोई से भी एक संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 4 और 6, क्या सहभाज्य है, क्या नहीं है, क्योंकि ये भी 2 से जा रहा और ये भी 2 से जा रहा, तो ये क्या हो गया, अब मान लो 2/3 आ गया, क्या ये सहभाज्य है, क्या, हाँ है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही है, तो सहभाज्य हो गया। तो सहभाज्य मतलब ये a और b किसी एक संख्या से नहीं कट रही है, तथा जो हर का मान है, b का मान, वो बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। अब क्या करेंगे, रूट 2 के बटे में 1 कर देते हैं मान लो, तो इसका इंटू यहां करेंगे, तो a बराबर आ जाएगा रूट 2b, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो ये a का वर्ग हो जाएगा, ये रूट 2b का होल वर्ग हो जाएगा। तो a का वर्ग बराबर वर्ग से करनी कट जाएगी, तो आ जाएगा 2b वर्ग, क्या आ जाएगा। अब यहां से देखो, जैसे कि अपन लिखते हैं ना, मान लो लिखा अपन ने 15, और 15 को लिखा क्या लिखते हैं अपन, 3 गुणित 5, इसका मतलब 15 3 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है। 15 के बराबर में गुणा में लिखा, मतलब ये 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, तो यहाँ a वर्ग बराबर क्या है, 2b वर्ग। अब b तो क्या है, यहाँ पे b तो क्या है, चर है, अचर कौन है इसमें, तो यहाँ के लाइन लिखेंगे कि a का वर्ग, चूंकि a का वर्ग 2 से, इसको देना समीकरण नंबर, a का वर्ग 2 से, तब a भी 2 से विभाज्य, a का वर्ग 2 से विभाज्य है, तो अब a भी 2 से विभाज्य। अब यहाँ a भी आया, यहाँ a आया और यहाँ 2 आया, तो माना, फिर से मान लो, माना a बराबर, a और b तो मान चुके हैं, तो a बराबर
2c मान लो, दोनों पक्षों का लिखना है, यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने। अब वर्ग करोगे तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा हमारा a का वर्ग और ये हो जाएगा हमारा 2c का होल वर्ग। तो a का वर्ग बराबर 2 का वर्ग क्या हो गया, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कह रहा है कि एक जहां भी a वर्ग दिखे वहां क्या रखो, ये 2b वर्ग रख दो, बराबर 4c वर्ग। तो b का वर्ग बराबर 4c वर्ग और ये 2 गुणा में तो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b का वर्ग आ जाएगा हमारा 2c वर्ग। अब यहां से देखो आप क्या, 2b वर्ग बराबर क्या है, ये आया। तो क्या लाइन जमेगी यहां से, जैसे यहाँ a वर्ग बराबर ये आया था, तो क्या लिखा अपन ने, a का वर्ग 2 से विभाज्य, a का वर्ग 2 से विभाज्य है, तो a भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ b वर्ग बराबर ये आया है, तो क्या लिखेंगे, b का वर्ग 2 से विभाज्य, तब b भी 2 से विभाज्य होगा, b भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब क्या हो गया, अपन ने क्या माना था यहाँ पे कि a और b क्या होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे अपन ने क्या माना था कि a और b सभाज्य होने चाहिए, परंतु यहाँ a और b देखो, ये a भी कैसे जा रहा है 2 से विभाज्य और b भी कैसे विभाज्य है। यहाँ a और b एक संख्या 2 से दोनों विभाज्य है, अतः यह सभाज्य नहीं है। तो हमने जो माना था उसका क्या होगा, विरोधाभास हो गया। मतलब हमने माना क्या था कि परिमेय है, तो इसका विरोध हो गया, मतलब ये बात गलत हो गई। तो गलत हो गई मतलब a क्या होगा, ये जो √2 है ये क्या हो जाएगी हमारी, अपरिमेय संख्या हमारी हो जाएगी। लाइन लिखना है कि यहाँ पे इस बात का विरोधाभास उत्पन्न हुआ है कि a और b क्या है, सभाज्य है। अतः क्या होगा, √2 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद अपन एक और प्रश्न करते हैं जो 1.2 में से ही है, और आज तुमको मैं उसके 2 तरीके बताऊंगा, है ना। अगर आप ये पहला तो वो तरीका जो अपन रेगुलर चल रहा है वो वाला, दूसरा तरीका अगर ये आप भूल जाते हैं करना तो संभावना है कि इसमें नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सही तरीका है। तो देखो, एक तरीका ये है कि मान लिया जाए सवाल आया अपना 5√2 आया, क्या आया, 5√2। एक प्रश्न आया हमारा 5√2 क्या है, सिद्ध करो कि 5√2 एक अपरिमेय। देखो तरीका नंबर वो दूसरा तरीका है, पहले तरीके से तो अपन प्रश्न करेंगे अभी, पर अगर दूसरा तरीका अगर बाय चांस अगर तुम्हें वो प्रश्न याद ही नहीं है तो अपन उसको इस प्रकार से अपन करोगे तो नंबर मिलने के चांस है, ठीक है, क्योंकि सही तरीका यही है एक तरह से माने तो। यहाँ 5√2 प्रश्न आया तो आप क्या लिखेंगे इसमें हमें लिखना है, क्योंकि 5 क्या है, एक कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। 5 कैसी है, एक परिमेय संख्या है, तथा √2 क्या है भाई, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और हमने क्या पढ़ा है, हम जानते हैं 5√2 इनके बीच में चिन्ह आएगा है, गुणा का चिन्ह है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं शून्यता परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, शून्येतर मतलब होता है शून्य को छोड़कर। अतः 5 और √2 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 5√2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी इति सिद्धम। चलो सवाल ये आ गया, ये नहीं आया, ये आ गया 6 + √2 क्या है अपरिमेय संख्या। तो तरीका क्या है, 6 क्या है, एक परिमेय संख्या, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, 5√2 की जगह जाएगा 6 + √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर ये नहीं आया, मान लो ये आ गया अपना
ये मान लो कि कौन सा भी सवाल आ गया, 3 रूट 2 आ गया, क्या करोगे बताओ? 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 तो परिमेय संख्या है, रूट 2 अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं शून्येतर परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो संभावना है कि अगर ये प्रश्न इस प्रकार से भी करके आते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो अपन इसका बड़ा रूप करते हैं जो बुक में दे रखा है। इसी प्रश्न को हल करने का एक और तरीका, चाहे वो प्रश्न कौन सा हो गया हो, 3 रूट 2 वाला हो गया हो, या मान लो 7 रूट 5 हो गया हो, या फिर 6 प्लस रूट 2 हो गया हो, इसको करने का दूसरा तरीका। पहला तरीका बता दिया तुमको मैंने, ये आ जाएगा। क्या करोगे? अगर मान लो ये वाला भूल गए तरीका, तो फिर उससे करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी इसको रखना है जो भी बताऊंगा मैं। अगर मान लो ये भूल गए, क्या करोगे? 3 क्या है? चूंकि 3 परिमेय संख्या है, रूट 2 और इनके बीच में चिन्ह काय का है? गुणा का। हम जानते हैं शून्येतर परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है, तो इसलिए 3 रूट 2 क्या हो जाएगी? बताओ इसमें क्या लिखेंगे? 7 परिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं शून्येतर परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। 6 परिमेय संख्या है, रूट 2 अपरिमेय संख्या है, एवं एक अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होता है ना? तो ये तरीका कौन सा है? सवाल नंबर मतलब तरीका नंबर 2। जो पहला तरीका रहेगा जो आपको करना है, जो मेमोरेंडम रहता है मूल्यांकन में, उसमें जो आता है सवाल वो इस प्रकार से आता है कि मान ले जाए ये सवाल आ गया है, तो हम क्या करेंगे? माना 3 रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो 3 रूट 2 बराबर कर देंगे अपन a बटा b, और फिर यहां लाइन लिख देना वो भी क्या वाली, जहां a एवं b क्या है? सहभाज्य है, और b का मान बराबर नहीं है 0। लाइन लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे और यहाँ a और सहभाज्य है, सहभाज्य पूर्णांक है, ये लिखना, और b का मान बराबर नहीं है 0। पूर्णांक क्या होते हैं भाई? जो माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, पर पूर्णांक वो नहीं, b का मान क्या नहीं रहेगा? 0 के बराबर नहीं होगा। इस 0 को b 0 नहीं रहेगा, मतलब बाकी जितने भी पूर्णांक है वो सारे हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे रूट 2 बराबर निकालेंगे, तो बताओ 3 काय में है, इसके साथ में गुणा में है, तो क्या हो जाएगा? a बटा हो जाएगा हमारा 3b। अब यहाँ पे लाइन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख चुके अपन a और b कैसे हैं? सहभाज्य पूर्णांक है, तो यहाँ पे a और b क्या है भाई? a और b पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, और 3 भी, तो लिखेंगे चूंकि a b एवं 3 क्या है भाई? पूर्णांक है, इसलिए इनका बटा a बटा 3b क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अब बताओ ये किसके बराबर है? रूट 2 के। इसलिए अगर ये परिमेय हो गई और ये बराबर किसके है? तो अगर ये परिमेय हो गई तो इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस बात का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। अभी अपन ने हल करा है, अभी इससे पहले वाले प्रश्नों में अपन ने हल करा था रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय, रूट 5 क्या है? तो इससे इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये अपरिमेय हो गई ना, रूट 2 क्या हो गई? अपरिमेय। तो क्या हो गया? 3 रूट 2 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। अब मान लिया जाए ये सवाल है, अब मान लो ये सवाल आ गया, तो क्या करोगे? माना अब यहाँ 3 रूट 2 की जगह क्या जाएगा? 7 रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या करोगे?
7√5 को बराबर करोगे किसके, और वो का वही लाइन लिखना है, ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है और बी का मान। अब यहाँ √5 का मान क्या आएगा भाई, ए बटा ये 7 गुणा में तो क्या जाएगा बटे में, तो ए बटा क्या जाएगा हमारा 7b। और क्या लिखोगे, ए बी एवं 7 क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a बटा 7b, यहाँ 3 भी है ना, तो यहाँ जाएगा a बटा 7b एक, इसलिए अगर ये परिमेय हो गई तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। परंतु इससे इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 क्या जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं इसकी जगह क्या जाएगा, आ जाएगा 7√5 एक। अब अगर मान लो ये नहीं आया, आपको सवाल ये वाला आ गया, तो क्या लिखेंगे, माना, और यहाँ आ जाएगा 3 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या, और सॉरी 3 + √2 क्या, 6 + √2, और 6 + √2 को करेंगे किसके बराबर, और यहाँ लिखेंगे ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, बी का मान बराबर नहीं है, और यहाँ से √2 बराबर, तो ये a बटा b और ये 6 काय का है, इनके बीच में चिन्ह काय का है, तो इधर जाएगा काय हो जाएगा माइनस का, बटे में 1 करो, तो √2 बराबर लघुत्तम क्या आएगा, इसका गुना यहाँ करो ना, b का 6 में करो क्या जाएगा 6b। अब यहाँ लाइन क्या लिखना है, ए यहाँ पे पूर्णांक कौन कौन है, a है, b है, 6 है, तो क्या लिखेंगे, a b एवं 6 आएगा यहाँ पे क्या है, इसलिए अब इसकी जगह क्या जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा ये a बटा a माइनस 6b बटे b एक, इसलिए अब ये किसके बराबर है, इसलिए ये क्या आएगा, √2b क्या है, परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं इसकी जगह क्या जाएगा, 6 + √2 क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से सवाल मैंने बताया है, तो एक ये नोट करो।